हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से जुड़े प्रावधान साफ साफ दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आज हिंदी भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। हर नेता अपनी बयानबाजी में लगा है, कोई इसे थोपने की बात करता है तो कोई इसे राष्ट्रीय गौरव बताता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विवाद नया नहीं है, यह दशकों से चला आ रहा है। जब हिंदी को हमारे देश की राजभाषा बनाने का फैसला हुआ था, तब भी देश में एक बहुत बड़ा बवाल मचा था। आज हम उस असली इतिहास को जानेंगे जो आपको समझाएगा कि यह विवाद आज भी क्यों उठते हैं। हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ सबसे बड़ा सवाल था कि हमारे देश की अपनी भाषा क्या होगी। अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजी और मुगलों के शासन में फारसी का बोलबाला था, लेकिन जब देश अपना था तो अपनी पहचान भी अपनी भाषा से ही बननी। महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं ने हिंदी या हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में देखा। वो चाहते थे कि एक ऐसी भाषा हो जो पूरे देश को जोड़ सके, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब संविधान सभा बनी और हमारे देश का संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो भाषा के मुद्दे पर गहरे मतभेद सामने आने लगे। संविधान सभा में भाषा को लेकर बहस शुरू हुई। एक तरफ वो लोग थे जो हिंदी को तुरंत राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। उनका तर्क था कि हिंदी भारत की सबसे बड़ी आबादी द्वारा बोली जाती है, यह हमारे सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। लेकिन वही दूसरी तरफ खास करके दक्षिण भारत के नेता और जो गैर हिंदी भाषी राज्यों के प्रतिनिधि थे, वो इस बात से सहमत नहीं थे। उन्हें लगा कि हिंदी उन पर थोपी जा रही है। उन्हें डर था कि इससे उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं पर कम ध्यान दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में भी उन्हें नुकसान होगा। टी कृष्णचारी और अलमारी कृष्ण स्वामी अय्यर जैसे नेताओं ने खुले तौर पर अपनी चिंताएं व्यक्त की। उनका कहना था कि अंग्रेजी को कुछ समय के लिए और जारी रखा जाना चाहिए, ताकि सभी क्षेत्रों को सामंजस्य बिठाने का समय मिल सके। यह सिर्फ भाषा की बात नहीं थी, यह पहचान, प्रतिनिधित्व और भविष्य के अवसरों की लड़ाई भी थी। संविधान सभा में बहस चल ही रही थी, लेकिन जैसे जैसे हिंदी को राजभाषा बनाने की बात आगे बढ़ी, देश के कई हिस्से, खासकर दक्षिण भारत में विरोध और तेज होता गया। तमिलनाडु, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी था, में यह विरोध और ज्यादा बढ़ गया। डीएमके जैसे राजनीतिक दल और अन्य संगठनों ने इस आंदोलन को और हवा दी। जगह जगह रैलियां हुई, हड़ताल हुई, स्कूल भी बंद रहे और कुछ जगह पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए, जिसमें कई सारी गिरफ्तारियां भी की गई। उन्हें यह लग रहा था कि उत्तर भारत की भाषा और संस्कृति को दक्षिण भारत पर थोपा जा रहा है। इस जबरदस्त विरोध और मतभेदों के चलते संविधान सभा में एक समझौता करना पड़ा, जिसे मुंशी एंगर फार्मूला के नाम से जाना गया। इस फार्मूला के तहत यह तय हुआ कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, लेकिन अगले 15 साल तक यानी 1965 तक अंग्रेजी का इस्तेमाल सरकारी कामकाज में जारी रहेगा। 1965 के बाद संसद को यह तय करना था कि अंग्रेजी को जारी रखा जाए या नहीं। यह एक संतुलित कदम था जिसने विरोध को कुछ हद तक शांत किया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से जुड़े प्रावधान दिए गए, लेकिन 1965 की समय सीमा आते ही दक्षिण भारत में फिर से विरोध बढ़ने लगा। इसे देखते हुए सरकार ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया। इस अधिनियम ने अंग्रेजी को हिंदी के साथ सहायक राजभाषा के रूप में अनिश्चित काल तक जारी रखने का प्रावधान किया। यह एक महत्वपूर्ण फैसला था जिसने देश में भाषा से जुड़े तनाव को काफी हद तक कम किया। हिंदी को राजभाषा बनाने का यह सफर आसान नहीं रहा। यह सिर्फ भाषा का सवाल नहीं था, बल्कि एक क्षेत्रीय पहचान और समानता और भाषाई विविधताओं को बनाए रखने की चुनौती थी। आज भी हिंदी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में काम करती है। भाषाओं को लेकर आज भी बहसें होती है, लेकिन 1965 और 60 के दशक में उस बड़े बवाल ने हमें यह सिखाया कि लैंग्वेज पॉलिसी कितनी संवेदनशील होती है। यह था हिंदी का राजभाषा बनाने के पीछे का असली इतिहास। आपको यह जानकारी कैसी लगी, इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।